अब एरिथमिया की ट्रीटमेंट, उसमें हम 4 जो है मेथड इस्तेमाल करते हैं जो एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले है कि जो क्लास 1 ड्रग्स हैं, जो क्लास 1 ड्रग्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, कि जो सोडियम के चैनल को ब्लॉक करके एरिथमिया को रिवर्स करते हैं। क्लास 2 में बीटा एड्रीनल रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। क्लास 3 में जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं, और क्लास 4 है जो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। सबसे पहले क्लास 1 ड्रग्स। क्लास 1 के आगे फर्दर 3 टाइप है। क्लास 1A है, 1B है और 1C है। 1A में जो है सबसे पहले हम 1A के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या इफेक्ट है। इसमें क्विनिडीन, प्रोसिनेमाइड और डाइसोपिरामाइड, ये 3 ड्रग्स हैं कि जो क्लास 1A में हम यूज करते हैं। ये ड्रग क्या करती हैं कि जो सोडियम के चैनल हैं उनको ब्लॉक करती हैं। ब्लॉक सोडियम चैनल। जब ये सोडियम के चैनल को ब्लॉक करेंगी तो हमें पता है कि जो एन डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन है वो डिपेंड करती है सोडियम के ऊपर, क्योंकि जो हार्ट के मसल है, यहाँ पे एक छोटी सी जगह कि ये अगर -40 या -60, तो सोडियम की वजह से अपवर्ड करंट होगा, और फिर सबसे पहले सोडियम की वजह से अपवर्ड करंट होगा और +20 तक चला जाएगा हार्ट के मसल में, वेंट्रिकल के मसल में। फिर पोटेशियम की वजह से जो ये फेज 0 था, उसके बाद फेज 1 है कि जिसमें पार्शियल रिपोलराइजेशन होती है, और फिर फेज 2 है कि जिसमें प्लेटो फेज होता है कैल्शियम की वजह से, और फिर फेज 3 है कि जिसमें पोटेशियम की वजह से इफ्लक्स होता है और फिर रिपोलराइजेशन होती है, और फिर फेज 4 है कि जिसमें सोडियम आगे मजीद नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करता है कि एंड डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन करवाता है। फेज 4 एंड डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन। तो जब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो जो फेज 4 एंड डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन है वो नहीं होगी। जब फेज 4 एंड डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकेगा। जब नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो इस तरह क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो प्रीवियस है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। वो किस तरह होता है कि जो फेज 1 है, जो 1A ग्रुप है ड्रग का, ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है। जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगी तो पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा। जब पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा तो सेल कंटिन्यूसली डीपोलराइज स्टेट में होगा, कि वो कि वापस रिपोलराइज नहीं हो सकेगा। नॉर्मली तो ये होता है ना कि जब कैल्शियम चैनल की वजह से प्लेटो फेज होता है उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और रिपोलराइजेशन होती है। लेकिन जब पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होंगे तो जो पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा और सेल के अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह सेल कंटिन्यूसली डीपोलराइज स्टेट में रहेगा। ये क्या करती है, जो QRS इंटरवल है फिर वो प्रोलॉन्ग होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है वो होती है QRS इंटरवल। पी वेव जो होती है जो ECG में वो एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS जो होती है वो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, और फिर जो टी वेव है वो वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन होती है। लेकिन क्या होता है कि जब वेंट्रिकल कंटिन्यूसली डीपोलराइज करेंगे तो पोटेशियम क्या इफ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल इनहिबिट है, तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग होगा QRS ड्यूरेशन। इसके अलावा क्या होता है कि जो सोडियम चैनल ब्लॉक है उसकी वजह से क्या होगा कि इंपल्स, पहले भी बताया कि जो इंपल्स है वो सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट पे डिपेंड करती है कि आगे कंडक्शन होगी। जब सोडियम चैनल ब्लॉक है तो इंपल्स की कंडक्शन भी फिर क्या होगी, स्लो हो जाएगी, और PR इंटरवल भी फिर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो 1A ग्रुप है ड्रग है ये फेज 4 और फेज 0, जो सोडियम के फेज 0 एक्टिवेटेड चैनल जो ओपन चैनल है उनको भी ब्लॉक करती है, और जो फेज 4 है इनएक्टिवेटेड चैनल कि इनको एक्टिवेट ही नहीं होने देती। इस तरह फेज 4 की डीपोलराइजेशन भी नहीं होने देती, और फेज 0 की क्या करती है कि जो डीपोलराइजेशन ओपन चैनल उनको भी ब्लॉक करती है। जब ये ओपन चैनल को भी ब्लॉक करेगी तो इस तरह क्या होगा कि जो डीपोलराइजेशन एट्रिया की होती है वो भी स्लो हो जाएगी, कि एट्रिया की डीपोलराइजेशन स्लो होगी। इस वजह से क्या होगा कि PR इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये ग्रुप 1A ड्रग का इफेक्ट है कि किस तरह वो
जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके जो है एक्शन पोटेंशियल को किस तरह प्रोलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 1A का जो इफेक्ट है वो है जो प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को ये प्रोलॉन्ग कर देती है। अब क्या होता है कि जो जब ये क्या करेंगे कि नॉर्मल वेंट्रिकल या एट्रियल एरिथमिया में क्या होता है कि जो ये सर्कल है वर्क किया, तो जब ये इंपल्स आके इसने इधर स्टिमुलेट किया तो वापस जब ये रिवर्स अपनी स्टेट में जाएगी तो क्या करेंगे, अगर ये टिश्यू जो है वापस रीपोलराइज हो जाए तो क्या होगा कि इसकी वजह से ये वापस इसको रीस्टिमुलेट करेगी। जब वापस रीस्टिमुलेट करेगी तो एट्रियल या वेंट्रिकल एरिथमिया होगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये कब होगा, जब एट्रियल या वेंट्रिकल इनलार्जमेंट होगी। लेकिन जब हम फेज 1A जो ड्रग है, जो ग्रुप 1 की ड्रग है 1A, जब ये यूज करेंगे तो ये क्या करती है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज कर देती है। कि नॉर्मल अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड ये है तो ग्रुप 1A को जब हम यूज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज कर देगा। क्यों कि पोटेशियम चैनल है जो ये ब्लॉक हो जाते हैं। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि रीपोलराइजेशन नहीं होगी, बल्कि वेंट्रिकल कंटिन्यूसली डीपोलराइज स्टेट में रहेंगे। जब वो कंटिन्यूसली डीपोलराइज स्टेट में रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका रिफ्रैक्टिव पीरियड फिर इंक्रीज हो जाएगा। कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है, जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो ये इंपल्स जो वापस ट्रेवल करके अपनी इनिशियल साइड पे आती है तो ये टिश्यू रिफ्लेक्टिव ही रहेगा। इस तरह क्या होगा कि वो इंपल्स क्या है, डाई कर जाएगी, कि वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, कि अब वो वापस इसको रीस्टिमुलेट नहीं करेगी। इस तरह सोडियम चैनल ब्लॉकर की मदद से हम क्या करते हैं कि जो वेंट्रिकल या एट्रियल एरिथमिया उसको कम कर सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करके। ये वेंट्रिकल एरिथमिया में भी हम यूज कर सकते हैं और फिर एट्रियल एरिथमिया में। इसका एक और इफेक्ट है कि साइनो आर्टरियल नोड की जो पेसमेकर एक्टिविटी है उसको भी क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। और ये हम यूज करते हैं एट्रियल वेंट्रिकल जब इनलार्जमेंट होगी, क्योंकि जब वेंट्रिकल या एट्रियल की इनलार्जमेंट होगी तो क्या होगा, कंडक्टिव पाथवे इंक्रीज होगा। और पहले बताया कि जब कंडक्टिव पाथवे इंक्रीज होगा तो एरिथमिया होगा, कि रीइंट्रॉन सर्कल बन जाएगा। लेकिन जब हम ये ड्रग यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगी। जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस वजह से क्या होगा कि इंपल्स वापस इसको रीस्टिमुलेट नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा कि जो QRS इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और ये वापस इधर आके डाई कर देगी। ये ग्रुप 1A का इफेक्ट है कि किस तरह वो पोटेशियम चैनल को और फिर सोडियम चैनल को ब्लॉक करके कंडक्शन वेलोसिटी भी स्लो करती है। जब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो उस वक्त कंडक्शन वेलोसिटी स्लो होगी, और जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे, सेकेंडरी इसकी जो है ब्लॉकेज है, तो उस वक्त क्या होगा कि QRS ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगा। और फिर क्या होगा, पोटेशियम आस्ते आस्ते जब बढ़ जाएगा तो फिर इसकी डीपोलराइजेशन होगी और QRS इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये था कि ग्रुप 1 ने अपने किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब जो दूसरे नंबर पे ग्रुप 1 में ड्रग है वो 1B है। इसमें दो ड्रग आती है, लिडोकेन और मैक्सिटिलिन। ये दो ड्रग जो है इनका जो है एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये रैपिडली एसोसिएटेड डिसोसिएट करती हैं जो सोडियम चैनल है। जो फर्स्ट ग्रुप हमने 1A यूज किया है उसमें क्या होती है कि वो जो है स्लो जो इंटरमीडिएट जो है एसोसिएट और डिसोसिएट करती हैं, और जो ये है ये रैपिड जो है एसोसिएट करती हैं सोडियम चैनल के साथ, उनको ब्लॉक करती हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन कम हो जाती है। ये क्या करती हैं कि ये नॉर्मली जो है जो ओपन सोडियम चैनल होती हैं उनके साथ उनको ब्लॉक करती हैं फेज 0 में। और जब पोटेंशियल है जो -85 होता है, जो नेगेटिव होता है, वो जूं कम होना शुरू हो जाता है तो इन ड्रग की जो एसोसिएशन है कि ये बाइंडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह क्या करती हैं, ये सोडियम के चैनल को ब्लॉक करती हैं। जब सोडियम के चैनल को ये ब्लॉक करेंगी तो उस वक्त क्या होगा कि कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कि ये क्या करती हैं कि जो पोटेंशियल जो है कम होना शुरू हो जाता है, कि -85 से ये कम होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि इनकी एसोसिएशन जो है वो जो है इंक्रीज हो जाती है सोडियम चैनल के साथ और उनको ब्लॉक करती हैं। एक कंडीशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं जो जब उनका इस्कीमिया होता है तो उनकी पोटेशियम की परमिएबिलिटी
इंक्रीज हो जाती है। जब पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम ये ड्रग यूज करेंगे, क्योंकि पोटेशियम की परमिएबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो जो पोटेंशियल है वो -85 जो मिलीवोल्ट नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि पोटेशियम जब इनवर्ट जाएगा तो इन साइड जो है पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। इस तरह क्या होगा कि ये लेस नेगेटिव -50 तक आ जाएगा या इस तरह कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो इस ड्रग का इफेक्ट है इनका 1B का, कि इनको ब्लॉक करने का, वो इंक्रीज हो जाता है कि जो पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाता है इनका जो ड्रग का ब्लॉक करने का इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब ये पोटेंशियल वापस नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये ड्रग क्या है कि इनकी ऑन बाइंडिंग भी फिर इंक्रीज हो जाती है। और जब ये वापस नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये जल्दी जो है मतलब कि रैपिड जो है इनकी क्या होती है, डिसोसिएशन होती है। जब इनकी रैपिड डिसोसिएशन होगी तो क्या होगा कि फौरन हाइपरपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी और इस तरह क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल कोऑर्डिनेटेड होता है कि जी इतनी जो है टाइम में इसने डीपोलराइजेशन और फिर हाइपरपोलराइजेशन होना है। लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो जो इनसाइड पोटेंशियल है उसको फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करवाता है। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। लेकिन ये क्या करती है ड्रग के जो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है इन ड्रग की बाइंडिंग भी इंक्रीज होती है। जब इनकी बाइंडिंग इंक्रीज होगी तो एक तो ये कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो करेंगी, लेकिन जब वापस वही टिश्यू जो है जिनके साथ ये बाइंड करनी वापस हाइपरपोलराइज स्टेट -85 या और नेगेटिव हो जाता है तो उस वक्त इनकी अनबाइंडिंग फिर जो है क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब इनकी अनबाइंडिंग डिक्रीज जो है मतलब कि ये डिक्रीज हो जाएगी, अनबाइंडिंग इनकी जो है ज्यादा हो जाएगी तो उस वक्त क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल फौरी जो है ड्रिफ्ट कर देगा -85 तक वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। इस तरह एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो इनएक्टिवेटेड स्टेट चैनल हैं उनको जब ये ब्लॉक करेंगी कि जो है फेज 4 में जब उनको ब्लॉक करेंगी तो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट फिर नहीं करेगा। इस तरह क्या होगा कि हार्ट रेट है जो वो भी कम हो जाएगा। ग्रुप 1B की वजह से हार्ट रेट भी फिर क्या होगा कि कम होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। और ये वेंट्रिकल के मसल में भी हो सकता है और एट्रियल मसल या परकल्जी फाइबर में भी हो सकता है। और क्या होता है कि ग्रुप 1B की वजह से क्या होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। और इसका मतलब कि मजीद यही है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके 1B का जो इफेक्ट था नॉर्मल मतलब कि ये किस तरह प्रोड्यूस करती है। अब ग्रुप 1B के जो यूज है वो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और वेंट्रिकल एरिथमिया में होते हैं। अब ये होता है कि जो नॉर्मल वेंट्रिकल है उसमें इंपल्स जब आएगी तो इसको इनिशियल टिश्यू को स्टिमुलेट करके वापस अपनी इनिशियल साइड पे जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है तो इन साइड पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। पोटेशियम इंक्रीज, जब पोटेशियम इंक्रीज कर जाता है तो वो क्या करता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम जो -85 होता था वो अब उसको कम करके -60 तक ले आएगी, क्योंकि पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव पोटेशियम इंक्रीज होगा। जब पोटेशियम इंक्रीज होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड डिक्रीज कर जाएगा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होगा वो डिक्रीज कर देगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्यों डिक्रीज करता है कि जब पोटेशियम जो है इनसाइड इंक्रीज होगा तो जब पोटेशियम इंक्रीज होगा तो वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पहले अगर -85 था, लेकिन अब पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से अगर अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 तक आ गया है तो जब जो है वापस हाइपरपोलराइजेशन होगी तो जब -65 पे जाएगा जो ये सेल है अगर इसकी डीपोलराइजेशन हो गई है, अब इसका -65 जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हो गया है पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से, तो पहले -85 पे जाता था तो इसकी डीपोलराइजेशन होती थी, लेकिन अब -65 पे आएगा तो इसकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले इससे ज्यादा देर चाहिए थी कि ये -85 तक जाता। जब -85 तक जाता तो फिर इसकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती, लेकिन इसमें क्या होता है कि -65 पे जाएगा तो इसकी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो इस तरह क्या होगा कि फर्क क्या, पहले ये -85 था अब कम होके -65 तक आ गया है।
तो जब -65 पे इसकी जो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड इसका डिक्रीज कर जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव पीरियड डिक्रीज कर जाएगा तो क्या करेगी कि ये जो री इंट्रॉन सर्कल बनेगा और ये वापस इम्पल्स इसको रीस्टिमुलेट करती रहेगी। इस तरह क्या होगा कि वेंट्रिकल टैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा कि वेंट्रिकल में एक एक्टोपिक पेसमेकर बन जाएगा। जब इसकी मतलब कि ज्यादा स्टिमुलेशन होगी तो वेंट्रिकल का जो ये स्टिमुलेशन रेट है वो ऐसे नोड से इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह क्या होगा कि वेंट्रिकल में एक्टोपिक पेसमेकर बन जाएगा। और फिर क्योंकि एक तो नॉर्मल ऐसे नोड से कंट्रैक्शन आ रही है एक्शन पोटेंशियल और दूसरा ये जनरेट कर रहा है, इस तरह क्या होगा कि एरिथमिया स्टार्ट हो जाएगा कि इसको वेंट्रिकल एरिथमिया में भी हम यूज करते हैं। और ये है कि 1B जो है मतलब कि किस तरह से पोटेशियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये हम यूज करते हैं कि इसका नॉर्मल एक्शन इस तरह है। अब तीसरे नंबर पे जो ग्रुप 1 में ड्रग है वो 1C है। इसमें दो ड्रग आती है, एक फ्लेसिनाइड और दूसरी है प्रोपाफॉन। कि ये दो ड्रग हैं जो ये 1C में आती हैं और ये क्या करती हैं कि सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करेंगी। लेकिन इनका ये है कि दूसरी ड्रग से मुख्तलिफ किस तरह है कि इनकी जो डिसोसिएशन है वो स्लो है, स्लो काइनेटिक्स है इसकी। एक बार ये चैनल को ब्लॉक करेंगे तो ज्यादा देर के लिए ये चैनल के साथ एसोसिएट रहेंगे और इनको हम यूज करते हैं एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में। एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो इम्पल्स होती हैं वो एट्रियल फ्लटर में क्या होती हैं कि एज अ सर्कल ट्रेवल करती है। जब सर्कल ट्रेवल करेगी तो क्या होगा कि वो रीस्टिमुलेट करती रहेगी एट्रिया को और फिर क्या होगा कि एट्रिया में क्या होगा कि एरिथमिया स्टार्ट हो जाएगा और फिब्रिलेशन भी होगी। लेकिन जब हम 1C ग्रुप यूज करेंगे तो ये क्या करेंगी कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी और साथ पोटेशियम को भी ब्लॉक करेंगी। जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो क्या होता है कि नॉर्मली जब इंपल्स आती है तो वो स्टिमुलेट करती है एबी नोड को और फिर ऐसे नोड से पहले एबी नोड में और फिर पुरकिंजी फाइबर में। लेकिन क्या होता है कि जो जब आर्टरियल फ्लटर या फिब्रिलेशन होता है तो एट्रिया जब नॉर्मल कंट्रैक्ट नहीं करते तो उस वक्त क्या होता है कि 2 से 3 इंपल्स आएंगी, 2 से 3 इंपल्स आएंगी एट्रिया के पास। और फिर वो क्योंकि एट्रिया नॉर्मल एक इंपल्स क्यों उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड है जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग है और वो नॉर्मली एक इंपल्स को ही ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि 2 से 3 इंपल्स आती हैं और वो जब इंपल्स आएंगी तो वो क्या करेंगी कि एक इंपल्स तो ट्रांसमिट होगी लेकिन बाकी इंपल्स जो होंगी वो एज अ सर्कल जो है वापस जो है री इंट्रॉन सर्कल बनाएगी। जब वो री इंट्रॉन सर्कल बनाएगी तो पहले एक टिश्यू को जब इन्होंने स्टिमुलेट किया तो ये वापस होके क्या करेंगी कि इनिशियल साइड पे आके इसको स्टिमुलेट करेंगी क्योंकि ये टिश्यू जो है वापस हाइपरपोलराइज हो जाता है और फिर इसको स्टिमुलेट करेंगी। लेकिन जब हम ये फ्लेसिनाइड या प्रोपाफेन यूज करेंगे तो ये क्या करेंगी कि पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगी। जब पोटेशियम के चैनल ब्लॉक होंगे तो उस वक्त क्या होगा कि हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगी। जब हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उसका क्या होता है कि ये जो स्टिमुलस जब इसने फर्स्ट को स्टिमुलेट किया इस टिश्यू को वापस अपने इनिशियल साइड पे आएगा। जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो ये टिश्यू अभी भी डीपोलराइज स्टेट में होगा। जब डीपोलराइज स्टेट में होगा तो उसका क्या होगी कि ये जो आई थी इंपल्स वापस आई है अपने ओरिजिनल साइड पे ये डाई कर जाएगी कि एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और इस तरह क्या होता है कि ये जो है ये रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी इंक्रीज करती है। रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी इंक्रीज करती है। इस तरह क्या करेंगी कि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करके इस इंपल्स को जो है खत्म कर देंगी और इस तरह आर्टरियल फिब्रिलेशन या जो एरिथमिया है एट्रिया के एरिथमिया है उसको वापस क्या करेंगे कि साइनस रिदम में लेके जाएंगे कि साइनो आर्टरियल लोड में क्या होगा कि वापस जो है इंपल्स जनरेशन होगी और एट्रिया में जो इंपल्स है जनरेशन वो रुक जाएगी। इसको हम पर एक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में भी यूज करते हैं। पर एक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया क्या है कि एवी नोड है, एवी नोड में जो इंपल्स जनरेट हो रही है एवी नोड की जो इंपल्स है अब वो हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही है कि एवी नोड से फिर आगे वेंट्रिकल में और एससी नोड से जो इंपल्स है क्योंकि पर एक्सिसोमल में क्या है कि जो पर एक्सिसोम है
अदर देन साइनो आर्टरियल नोड, उसमें एक्टोपिक जो है पेस मेकर बन गया है और वो क्या कर रहा है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है और ऐसे नोड को फॉलो नहीं कर रहा। और इसको हम पर एक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया में यूज करते हैं ताकि एवी नोड को ये ब्लॉक करेगा। जब एवी नोड को ये ब्लॉक करेगा तो उस वक्त क्या होगा, जब एवी नोड में सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि वहां पे इम्पल्स जनरेशन कम हो जाएगी एक्टोपिक पेस मेकर में और वापस जो है साइनस रिदम चला जाएगा एसए नोड में, एवी नोड से वापस एसए नोड में चला जाएगा। इसको हम यूज करते हैं एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में टू मेंटेन साइनस रिदम। और री इंट्रांट जो है सर्कस मूवमेंट होती है उसको भी रिवर्स करने के लिए कि ताकि फिब्रिलेशन और फ्लटर न हो सके और वापस साइनस रिदम जो है वो जो है एट्रिया को साइनो आर्टरियल नोड पे चला जाए। ये ग्रुप 1C का जो शार्ट था जो कि मतलब ये किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जो क्लास 2 ड्रग्स अब हम यूज करेंगे वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हम उस वक्त यूज करेंगे कि जब लाइफ थ्रेटनिंग टैकीकार्डिया होगा। ये टैकीकार्डिया क्यों होता है कि जब कैटेकोलामाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, फर्क ये अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है कि कैटेकोलामाइन इंक्रीज कर जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते रहते हैं। कंटिन्यूसली जब स्टिमुलेट करेंगे तो इस तरह क्या होगा कि एसए नोड का जो एक्शन पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करती हैं कि ये स्लो करती हैं एसए नोडल की एक्टिवेशन को। किस तरह स्लो करती हैं, ये ब्लॉक करती हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को। जब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो कैटेकोलामाइन उन्हें स्टिमुलेट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं कि सोडियम चैनल को क्लोज करते हैं। जब ये ओपन सोडियम चैनल को क्लोज करेंगे तो कंडक्शन भी फिर स्लो होगी, क्योंकि कंडक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम चैनल हमें रिक्वायर होते हैं कि वो कंडक्शन को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो कंडक्शन भी फिर क्या होगी, स्लो हो जाएगी। इसको हम एट्रियल एरिथमिया में भी इस्तेमाल करते हैं और वेंट्रिकल एरिथमिया में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसे वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में इस्तेमाल करते हैं। जब कैटेकोलामाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो एसए नोड का इम्पल्स जनरेशन भी फिर इंक्रीज करेगी। जब एसए नोड की इम्पल्स जनरेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा कि 2 से 3 इम्पल्स जो है एसए नोड से एवी नोड तक आएंगी। किस तरह आएंगी कि एसए नोड पे अगर इम्पल्स जनरेट करती है तो वो एट्रियल के मसल, क्योंकि एज अ सेंटिम और इम्पल्स जो है रैपिडली ट्रेवल करेगी एवी नोड तक। और जब इम्पल्स ज्यादा एवी नोड तक आ रही है लेकिन एवी नोड का जो ड्यूरेशन, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग है, और ये नॉर्मली क्या करता है कि एक वक्त में एक ही इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 से 3 इम्पल्स यहाँ पे आ रही हैं। हमने पढ़ा है कि जब क्या होता है कि यूनि डायरेक्शनल ब्लॉक होता है तो री इंट्रॉन इम्पल्स जनरेट होती है। री इंट्रॉन क्यों होती है कि फर्ज किया कि ये इम्पल्स ऐसे नोड से आई और फिर आगे इसने 2 में डिवाइड होना है, लेकिन क्योंकि एस जो एवी नोड है वो पहले से ही डीपोलराइज है, 2 से 3 इम्पल्स आ रही है लेकिन एक ही इम्पल्स इसको डीपोलराइज करेगी। जब ये पहले से ही डीपोलराइज है तो ये इम्पल्स वापस रिवर्स होगी और री इंट्रॉन सर्कल बनाएगी। हमें पता है कि जो री इंट्रॉन सर्कल है उसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्स्टिकल की जरूरत है कि जो जिस टिश्यू के साथ इम्पल्स जाके फर्स्ट टकराएगी वो डीपोलराइज स्टेट में होगी। जब डीपोलराइज स्टेट में होगा तो वो इम्पल्स बाउंस बैक करेगी, रिवर्स जाएगी और फिर री इंट्रॉन सर्कल बनाएगी। इस तरह क्या होता है कि जब ऐसे नोड से ज्यादा कैटेकोलामाइन जब ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे ऐसे नोड को तो उसका एक्सेसिव फायरिंग होगी। जब एक्सेसिव फायरिंग होगी तो उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा और ज्यादा इम्पल्स आएंगी एवी नोड तक। लेकिन एवी नोड की कंडक्शन स्लो है कि वो कंडक्शन क्योंकि स्लो करता है। जब कंडक्शन वो स्लो करेगा तो क्या होगा कि जो बाकी इम्पल्स आ रही है वो री इंट्रॉन सर्कल बनाएगी। जब वो री इंट्रॉन सर्कल, क्योंकि एवी नोड जब उसकी कंडक्शन स्लो है तो वो डीपोलराइज होगा, लेकिन जब बाकी इम्पल्स आएंगी तो एवी नोड डीपोलराइज है तो वो क्या करेंगी कि बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि डीपोलराइज को तो उन्हें स्टिमुलेट नहीं करना। तो इस तरह क्या होगा कि वो री इंट्रॉन सर्कल बना के एट्रिया को ही वापस स्टिमुलेट करना शुरू कर देंगी। इस तरह एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन करेंगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये ड्रग यूज करते हैं तो इनका इफेक्ट क्या होता है, एक तो एससी नोड के इसको ये डिक्रीज करते हैं रेट को, क्योंकि जो कैटेकोलामाइन जब हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जब ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि एससी नोडल की जो ऑटोमेटिसिटी है ये डिक्रीज कर जाएगी कि अब इसका जो हार्ट रेट, जो इम्पल्स जनरेशन रेट है वो
डिक्रीज कर जाएगा। जब इंपल्स जनरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि कम इंपल्स आएंगे, अब 2 से 3 नहीं बल्कि एक ही इंपल्स आएगी एवी नोड तक, और ये इसको जो एक इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करेगा। दूसरा क्या करता है कि एवी नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको ये डिक्रीज करता है। क्यों करता है कि जब इंपल्स 2 से 3 आ रही है तो ये क्या करेंगी कि जब इसकी कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो कम इंपल्स आएंगी इधर एवी नोड तक। जब कम इंपल्स आएंगी तो वो इजीली जो है एक एक इंपल्स को फिर ट्रांसमिट करता रहेगा। और बीटा ब्लॉकर को जब हम यूज करेंगे, एक तो ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज करेगी, दूसरा प्रोलॉन्ग होगा, कंडक्शन प्रोलॉन्ग होगी। इस तरह का हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा और कंट्रैक्टिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। यूजेस क्या है, हम इसे जो है टैकीकार्डिया में यूज करते हैं बाय इंक्रीज साइनोआर्टियल लोड की। जब टैकीकार्डिया होगा साइनोआर्टियल लोड के, जब क्या है कि इंपल्स जनरेशन इंक्रीज होती है तो उस वक्त क्या होता है कि हार्ट रेट और कंट्रैक्टिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और जब साइनोआर्टियल नोड में हम बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे कि साइनोआर्टियल नोड की जो है रेट को, हार्ट रेट को वो डिक्रीज कर देंगे। और फार एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्यों यूज करते हैं कि जब हम इनको यूज करेंगे तो ये क्या करेंगी कि जो एवी नोड तक जो एससी नोड से इंपल्स जा रही है उनको कम करेंगी। जब कम करेंगी तो एवी नोड में क्या होगा कि कम इंपल्स जाएंगे, इस तरह री इंट्रॉन सर्कल नहीं बन सकेगा। क्योंकि री इंट्रॉन सर्कल उसी वक्त बनता है कि जब एक टिश्यू डीपोलराइज हो। और जब ऐसे नोड ज्यादा इंपल्स जनरेशन करेगा तो फिर एवी नोड जो है इसकी प्रोलॉन्ग हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। जब ये प्रोलॉन्ग होगा, क्योंकि नॉर्मली इसने 1 से 2 इंपल्स ट्रांसमिट करनी है, लेकिन ऐसे नोड से जब 3 से 4 इंपल्स या ज्यादा आएंगी तो वो जो ज्यादा होंगी वो एवी नोड से ट्रांसमिट नहीं होंगी बल्कि वो री इंट्रॉन सर्कल बना के एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन काज करेंगी। लेकिन जब ऐसे नोड के इंपल्स जनरेशन कम होगा तो इस तरह क्या होगा कि एवी नोड तक भी इंपल्स कम हो जाएंगी और जो है री इंट्रॉन सर्कल नहीं बन सकेगा। जब री इंट्रॉन सर्कल नहीं बनेगा तो एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन है वो जो है रिवर्स हो जाती है। और फिर क्या इसमें हम कौन सी ड्रग प्रोपोनोलोल यूज करते हैं, नॉन सिलेक्टिव है, और एस्मोलोल या मेटाप्रोलोल जो है ये ड्रग भी हम यूज करते हैं, ये सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। एस्मोलोल को हम शॉर्ट एक्टिंग यूज करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। और जो नॉन सिलेक्टिव है इनका एडवर्स इफेक्ट है कि ये ब्रोंकोस्पाज्म को इंक्रीज करती है, इस वजह से ये किसी भी ऐसी पल्मोनरी डिजीज जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये बीटा ब्लॉकर का सिंपल सा था कि किस तरह ये जो है एरिथमिया में हम यूज करते हैं। अब ग्रुप 3 ड्रग्स हैं, जो ग्रुप 3 है उसमें जो ड्रग्स आती हैं कि वो किस तरह अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं एरिथमिया में। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो ड्रग है वो है अमाइडोरेन। अमाइडोरेन क्या करती है कि इसके मल्टीपल एक्शन है। ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करती है और बीटा एड्रेनो रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। अब क्या होगा कि जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करे, सबसे पहले इसका पोटेशियम चैनल पे इफेक्ट है। जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो नॉर्मली हमें पता है कि रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल की वजह से ई फ्लक्स जो पोटेशियम का होता है उसकी वजह से रीपोलराइजेशन होती है। पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होती है। लेकिन जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो रीपोलराइजेशन स्लो हो जाएगी और इस तरह क्या होगा कि ज्यादा देर लगेगी रीपोलराइजेशन होने में। और इस तरह इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि QRS ड्यूरेशन फिर इंक्रीज हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन भी फिर इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि जो एरिथमिया होता है कि जो री इंट्रॉन सर्कल की वजह से एरिथमिया होता है वो कम हो जाएगा। इसका एक तो ये है कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को ये इंक्रीज करता है और पोटेशियम चैनल को ये ब्लॉक करता है। इस तरह करता है कि जब ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो उस वक्त क्या होगा कि पोटेशियम का ई फ्लक्स नहीं होगा और इस तरह कि वापस हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये स्लो करता है हार्ट रेट को। ये ऐसे नोड पे क्या करता है कि बीटा एड्रेनो रिसेप्टर को, ऐसे नोड पे बीटा एड्रेनो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा एड्रेनो रिसेप्टर को तो ऐसे नोड का जो इंपल्स फॉर्मेशन रेट है वो कम हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि जो ऑटोमेटिसिटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, हार्ट रेट और कंट्रैक्टिबिलिटी भी डिक्रीज होती है। इसके अलावा ये एवी नोड की कंडक्शन को भी डिक्रीज करता है। वो किस तरह करता है कि कैल्शियम के चैनल को भी ये ब्लॉक करता है। और हमें पता है कि एवी नोड पे पोटेंशियल जनरेट होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है। कि हमने बाकी जो ऐसे नोड पे है वो जो है 0 तक वो होता है सोडियम के चैनल की वजह से, ये ऐसे नोड पे है।
लेकिन अगर एवी नोड है, एवी नोड, तो उस पे ये जो है जो 0 तक जाता है वो जाता है कैल्शियम की वजह से, कि कैल्शियम इसको ड्रिफ्ट करता है अपवर्ड, जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव की तरफ। तो कैल्शियम जो है हमें रिक्वायर होता है एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में। लेकिन जब कैल्शियम के चैनल ब्लॉक होंगे तो कैल्शियम इनवर्ड नहीं आएगा, तो वहां से पोटेंशियल भी ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। दूसरा ये कि सोडियम के चैनल को भी ब्लॉक करके ये कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो कर सकता है। ग्रुप 3 ड्रग क्या करती है कि पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक करके इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इस तरह क्या होगा कि जो री इंट्रॉन सर्कल बनेगा, टैकीकार्डिया हो रहा है उसको भी डिक्रीज करेंगी, आर्टरियल फ्लटर या फिब्रिलेशन को भी डिक्रीज करती हैं, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो उसको भी डिक्रीज करती है। ये ग्रुप 3 में अमाइडोरेन का इफेक्ट था। मेनली ग्रुप 3 या कोई भी ड्रग है वो पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक करती है। ग्रुप 3 में जो हम दूसरी ड्रग यूज करते हैं उसे कहते हैं डीफीटीलाइड। डीफीटीलाइड क्या करती है कि ये ब्लॉक करती है पोटेशियम चैनल को। कौन से, कि जो रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल है। रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल कौन से होते हैं कि जो हाइपरपोलराइजेशन की जो पोटेशियम का ई फ्लक्स करवाते हैं। रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल जो पोटेशियम का ई फ्लक्स करवाते हैं, सेल के अंदर से बाहर जो है ई फ्लक्स करवाते हैं, इस तरह हाइपरपोलराइजेशन करते हैं। जब ये पोटेशियम चैनल रेक्टिफायर ब्लॉक होंगे तो पोटेशियम का ई फ्लक्स नहीं होगा और एक्शन पोटेशियम की जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जब एक्शन पोटेशियम की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होगी तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है जो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि जो आर्टरियल फ्लटर या फिब्रिलेशन है कि जब एसए नोड में जो इम्पल्स जनरेशन ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि री इंट्रॉन सर्कल बनता है एवी नोड पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आर्टरियल फ्लटर या फिब्रिलेशन होगी। क्योंकि एसए नोड से जब ज़्यादा इम्पल्स आएंगी एवी नोड के पास, तो क्योंकि एवी नोड का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो बहुत प्रोलॉन्ग है और वो एक ही इम्पल्स ट्रांसमिट कर सकता है एक टाइम में, लेकिन जो बाकी इम्पल्स आएंगी वो री इंट्रॉन सर्कल बनाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा कि जो है एरिथमिया होगा। उसको जो है ब्लॉक करने के लिए जब एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी, कम जो है जो इम्पल्स जनरेशन होगा, तो जो साइनस रिदम है वो वापस जो है अपनी जो है साइनो आर्टरियल नोड पे चला जाएगा और आर्टरियल फिब्रिलेशन में हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और ड्रग है जिसे कहते हैं सेटोलोल। सेटोलोल के दो आइसोमर हैं, एक एल आइसोमर है लीवोरोटेटरी और एक है जो है दूसरा डेस्ट्रोरोटेटरी है। जो लीवोरोटेटरी है वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है और जो डेस्ट्रोरोटेटरी है वो बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉक करता है। इस तरह क्या होगा कि जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे तो एक्शन पोटेशियम की ड्यूरेशन इंक्रीज होगी। जो भी ड्रग इस ग्रुप 3 में आएंगे वो क्या करेंगी कि जो पोटेशियम चैनल है उनको ब्लॉक करके एक्शन पोटेशियम की ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगी और इस तरह क्या होगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन है या फ्लटर है या टैकीकार्डिया है, जो पर एक्सिसोमल टैकीकार्डिया है, वो सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। और जो मोस्टली जो ड्रग यूज की जाती है ग्रुप 3 में वो अमाइडोरेन है और ये ऑल एरिथमिया के लिए सबसे बेस्ट ड्रग है जो वो अमाइडोरेन है, कि किसी भी किस्म के एरिथमिया के लिए वो हम यूज करते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम है। ये ग्रुप 3 के बारे में था कि किस तरह ग्रुप 3 की ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब जो ग्रुप 4 ड्रग आती है कि जो एंटी एरिथमिक हम ड्रग यूज करते हैं उसमें आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास आती है वेरेपामिल और डेल्टिएजम की जो हार्ट पे मेनली इफेक्ट करती है। अब ये हार्ट में कहाँ पे इफेक्ट करती हैं कि जो एवी नोड है, एवी नोड में जो करंट है वो डिपेंड करता है कैल्शियम के इनवर्ड मूवमेंट पे, कि कैल्शियम जब इनवर्ड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि -75 से पोटेंशियल को लेके 0 मिलीवोल्ट तक लेके जाएगा और इस तरह फिर आगे जो है कैल्शियम की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन ऐसे नोड पे ऐसा नहीं होता। ऐसे नोड पे क्या होता है कि जो सोडियम है वो -75 से 0 तक लेके जाता है और फिर कैल्शियम की वजह से क्या होता है कि आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कैल्शियम की वजह से आगे। लेकिन क्या होता है कि जो एवी नोड है उसमें कैल्शियम के ऊपर वो टोटली डिपेंड करता है एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन पे। इस तरह क्या होगा कि जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो वो एवी नोड को ब्लॉक कर देंगे। जब एवी नोड को ब्लॉक करेंगे, एवी नोड के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि एवी नोड पे जो ऑटोमेटिसिटी जो पर एक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो एवी नोड पे है वो क्या होगा अब डिक्रीज कर जाएगा।
इसके अलावा ये क्या करेंगे कि जो एसए नोड है इसकी ऑटोमेटिसिटी भी डिक्रीज करेंगे कि नॉर्मल एसए नोड पे जो इम्पल्स जनरेशन वो डिपेंड करती है कैल्शियम के ऊपर, लेकिन जब कैल्शियम की कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी तो एसए नोड पे इम्पल्स का जो फॉर्मेशन रेट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह से नोड की ऑटोमेटिसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अब एवी नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो क्योंकि कैल्शियम पे डिपेंड करती है, जब कैल्शियम की इनवर्ट मूवमेंट नहीं होगी तो एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी भी फिर स्लो हो जाएगी। और क्यों स्लो होगी कि कैल्शियम इनवर्ट नहीं आ रहा। इस तरह क्या होगा कि जो एवी नोड पे कंडक्शन है वो भी डिक्रीज कर जाएगी और जो हार्ट का पेस मेकर है वो वापस शिफ्ट हो जाएगा एसए नोड पे। और फिर हम इसको यूज करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कि एवी नोड पे जो एक्टोपिक पेसमेकर बन गया है वो अब जो है इम्पल्स जनरेट कर रहा है। क्यों जनरेट कर रहा है कि हाइपरकैल्सीमिया अगर फर्ज किया हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि एवी नोड पे इम्पल्स जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो एवी नोड पे इम्पल्स जनरेशन को कम कर देगा। ये क्या स्लो करता है फेज फोर स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन को। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन है उसको भी डिक्रीज करता है। ग्रुप 4 जो है ये रिड्यूस करते हैं इनवर्ट कैल्शियम करंट को ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल इन फेज 4 कंडक्शन वेलोसिटी स्लो इन एवी नोड रिफ्रैक्टिव नेट प्रोलॉन्ग के रिफ्रैक्टिव पीरियड है जो एवी नोड का फिर वो क्या होगा प्रोलॉन्ग होगा। इस तरह क्या होगा कि पेस मेकर वापस शिफ्ट हो जाएगा एसए नोड पे। ये कैल्शियम चैनल का नॉर्मल यूज है कि किस तरह वो कैल्शियम के चैनल को इनहिबिट करके एवी नोड से जो है पेस मेकर को वापस शिफ्ट करते हैं साइनोआर्टरियल नोड पे। किस तरह करते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम यूज करेंगे एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है कैल्शियम के इनवर्ट करंट पे कि जब कैल्शियम इनवर्ट आएगा तो उस वक्त एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि एवी नोड है एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है और एक्टोपिक पेसमेकर जब एवी नोड बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और जब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा तो उस वक्त क्या होगा कि एरिथमिया होगा कि एक तो एक्शन पोटेंशियल साइनोआर्टरियल नोड से जनरेट हो रहा है और एक एवी नोड से जनरेट हो रहा है। इस तरह क्या होगा कि दो इंपल्स बनेंगे इस तरह एरिथमिया होगा। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम यूज करेंगे तो वो क्या करते हैं कि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि एवी नोड पे जो इम्पल्स की फॉर्मेशन का रेट है कि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से इम्पल्स फॉर्मेशन रेट इसका इंक्रीज कर जाता है। तो जब एक कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक करेंगे तो एवी नोड का जो इम्पल्स फॉर्मेशन रेट है वो एसए नोड से कम हो जाएगा। एसए नोड का 70 to 80 होता है और एवी नोड का जो होता है 40 to 50 होता है। लेकिन हाइपरकैल्सीमिया में एवी नोड का क्या होता है कि 90 से 100 तक चला जाएगा हाइपरकैल्सीमिया। क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया में क्यों ज्यादा होता है क्योंकि एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है कैल्शियम पे और हाइपरकैल्सीमिया में ये फिर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। और इस तरह क्या होगा कि एवी नोड का रेट जो है वो एसए नोड से ज्यादा हो जाएगा। जब एवी नोड का ज्यादा हो जाएगा इस तरह एक्टोपिक पेसमेकर बन जाएगा और फिर क्या होगा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के वेंट्रिकल से ऊपर के एवी नोड पे जो है वो कंट्रोल कर रहा है अब वेंट्रिकल को। लेकिन जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो वो जब हाइपरकैल्सीमिया में कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो फिर क्या होगा कि कैल्शियम इनवर्ट नहीं आएगा और एवी नोड पे जो इम्पल्स की जनरेशन रेट है वो कम हो जाएगी और पेस मेकर फिर वापस शिफ्ट हो जाएगा एसए नोड पे। इस तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती हैं कि एवी नोड से एक्टोपिक पेस मेकर को कैल्शियम जो एसए नोड तक लेके जाती हैं वापस रिवर्स कर देती हैं और जो हमारे पास टैकीकार्डिया उसको भी रिवर्स करती है। ये कैल्शियम चैनल के जो थे यूजेस थी जो हार्ट में मतलब कि एरिथमिया में किस तरह हम यूज करते हैं। अब कुछ बातें जो हार्ट फेलियर के बारे में है कि उसमें डीजी ऑक्सीजन किस तरह हम यूज करते हैं। जब हम हार्ट फेलियर में क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट नॉर्मल ब्लड पंप नहीं करता तो जब हम डीजी ऑक्सीजन को यूज करेंगे क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट की कंट्रैक्शन कम होती है कि हार्ट एक्सेसिवली इनलार्ज कर देता है और नॉर्मल कंट्रैक्शन नहीं होती। जब हम डीजी ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को इनहिबिट कर देगी। जब सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को इनहिबिट करेगी तो क्या होगा कि सोडियम का इफ्लक्स ये आउटसाइड द सेल है ये इनसाइड है और ये मेम्ब्रेन है। जब सोडियम पोटेशियम चैनल इनहिबिट होगा तो सोडियम का इफ्लक्स नहीं होगा और सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। जब सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो उस वक्त क्या होगा कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है देखेंगे जब क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है
और जब सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप इनहिबिट होगा तो सेल के अंदर भी सोडियम की जो है कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और फिर जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो सोडियम जो है ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है और ये सेकेंडरी है। वो सोडियम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है सोडियम इनवर्ड नहीं आएगा। जब सोडियम इनवर्ड नहीं आएगा तो कैल्शियम की आउटवर्ड एक्सपल्शन नहीं होगी। जब कैल्शियम की आउटवर्ड एक्सपल्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज कर जाएगा। जब सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज करेगा तो वो मायोफिब्रिल पे एक्ट करके कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। अब ये जो है ये मैकेनिज्म सेम उसी तरह है कि जिस तरह किडनी में होता है कि ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है सोडियम पोटेशियम एटीपी, कि जब ये सोडियम को आउटवर्ड ये ब्लड में और पोटेशियम को इनवर्ड लेके आएगा तो यहाँ पे जो सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट होती है और कैल्शियम की आउटवर्ड सेकेंडरी जो है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से, तो जब ये पंप इनहिबिट होता है तो ये भी रुक जाती है। इसी तरह कि जब ये सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट होगा तो ये सोडियम और कैल्शियम का एक्सचेंज भी फिर नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन डिक्रीज कर देता है। सोडियम सेल के अंदर भी इंक्रीज कर गया है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है ही इंक्रीज है। जब दोनों में इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो उस वक्त क्या होगा कि सोडियम इनवर्ड नहीं आएगा और कैल्शियम की एक्सपल्शन नहीं होगी। नार्नी क्या करता है कि ये सोडियम को आउटवर्ड जो है इफ्लक्स से रवा के क्या करता है कि आउटवर्ड कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इनवर्ड डिक्रीज करता है। जब आउटवर्ड इंक्रीज होगी इनवर्ड डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या है पैसिव डिफ्यूजन होगी सोडियम की। लेकिन जब सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप इनहिबिट होगा तो सोडियम की सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और बाहर भी, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, कैल्शियम की आउटवर्ड एक्सपल्शन नहीं होगी और कैल्शियम सेल के अंदर इंक्रीज करेगा और फिर मायोफिब्रिल को वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। एक हम ड्रग यूज करते हैं बीटा एगोनिस्ट हार्ट फेलियर में। बीटा एगोनिस्ट में दो ग्लूटामीन आती है, इसके अलावा डोपामीन आती है। उनका सिर्फ हम ये बताऊंगा कि उनका जो यूज है वो हम यूज करते हैं एक्यूट डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, कि ये स्पेसिफिक है सिर्फ एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर के लिए। ये हार्ट फेलियर की ड्रग थी कि जो रह गई थी कि किस तरह ये हार्ट फेलियर में हम यूज करते हैं। अब लास्ट में है कि पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो किस तरह इफेक्ट करती है हार्ट में। सबसे पहले है कि हाइपरकैलेमिया। जब हाइपरकैलेमिया होगा तो उस वक्त क्या होगा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन की वजह से हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि सेल के अंदर है जो इनसाइड पोटेशियम होता है 150 मिली इक्विवेलेंट तक होता है, और जो आउटसाइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे 4 से 5 होती है। लेकिन जब हाइपरकैलेमिया होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, कि सेल के अंदर और सेल से बाहर। हमें पता है कि पोटेशियम जो है वो नॉर्मली होता है रीपोलराइजेशन के लिए, कि हार्ट में क्या है नॉर्मल रीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है हमें पोटेशियम रिक्वायर। ये जो है ये रीपोलराइजेशन है और ये पोटेशियम के ई फ्लक्स से होती है। लेकिन क्या होता है कि जब पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाइपरकैलेमिया हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है तो पोटेशियम का ई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है और सेल के अंदर पोटेशियम क्या है कि वो पॉजिटिव ही रहेगा। जब सेल के अंदर रहेगा नॉर्मली क्या होता है कि जो कि फर्क ये कि -80 है या -60 है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो क्या होगा कि पोटेशियम की वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा, -45 तक या -50 तक आ जाएगा। इस तरह क्या होगा कि जब पोटेशियम सेल के अंदर इंक्रीज होगा ये पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक नहीं जा सकेगा। कि और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जब ये नहीं जाएगा तब तक सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे।
जब सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल है वो सोडियम की वजह से जो 0 मिलीवोल्ट और फिर कैल्शियम की वजह से होता है, वो एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट जो है वो जनरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेल कभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बहुत देर से जाएगा। जब वो बहुत लेट जाएगा तो क्या होगा कि सोडियम चैनल तब तक नहीं खुलते जब तक वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ना चला जाए। लेकिन पोटेशियम क्या करता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव ही रखता है और बहुत देर से जाके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाएगा सेल, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है हाइपरक्लीमिया बाहर होने की वजह से। तो इस तरह क्या होगा कि एक नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जब नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो इस तरह क्या होगा कि ब्रेडिकार्डिया होगा, और जब हाइपरक्लीमिया बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से सीवियर ब्रेडिकार्डिया और फिर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसी के अपोजिट है कि हाइपोक्लीमिया में क्या होगा। हाइपोक्लीमिया में ये है कि सेल के बाहर जो है पोटेशियम की कंसंट्रेशन लेस है, इस तरह पोटेशियम की रैपिड डिफ्यूजन होगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम बहुत जल्दी जो है डिवेलप कर जाएगा। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम जल्दी डिवेलप कर जाएगा तो नेक्स्ट एक्शन पोटेशियम भी जल्दी होगा। इसी तरह जल्दी जल्दी डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होगी और फिर सीवियर टैकीकार्डिया हो सकता है। ये दोनों कंडीशन जो है वो एडवर्स हैं हार्ट के लिए, और क्योंकि पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेंटेन रखना इसी वजह से जरूरी है कि अगर हाइपरक्लीमिया हुआ तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और हाइपोक्लीमिया होता तो फिर टैकीकार्डिया हो जाएगा, और दोनों कंडीशन हार्ट के लिए एडवर्स हैं। जब ब्रेडिकार्डिया होगा तो ब्रेन को नहीं ब्लड मिलेगा और इस तरह क्या होगा कि वो बॉडी के लिए जो है मतलब कि एक लिथल कंडीशन है कि सिनोसिस वगैरह सिनकोप हो जाएगा। और जो हाइपोक्लीमिया है उसमें क्या होता है कि टैकीकार्डिया होता है और टैकीकार्डिया के हार्ट के मसल को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये था कि किस तरह एंटी एरिथमिक एजेंट जो है हम यूज करते हैं एरिथमिया में और किस तरह वो अपना नॉर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए पोटेशियम के बारे में। थैंक यू।